हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना। और इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है, एक्चुअल में इसमें दो चीजें आती है, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। और आप ये मान के चलो हर साल कम से कम जो है 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, दोनों चैप्टर से मिला के। ठीक है। और इतना कोई जो है वो मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप में से कईयों ने पहले पढ़ा होगा, कईयों को तो फेवरेट टॉपिक रहा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। और यकीन मानिए जो है यहाँ आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो यहाँ पढ़ने के बाद आपका ये टॉपिक और ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको पहले कुछ बेसिक सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। सबसे पहले जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहीं से, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है भैया। देखो, रिएक्शंस जो है ना कितने टाइप की होती है ना। अलग अलग तरीके से हम जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भैया जी ये जो टॉपिक है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट, है ना। तो रेट के बारे में एक पूरा चैप्टर है अपनी केमिस्ट्री में, 12th क्लास में, जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स नाम का। तो हालांकि जो है वो रेट के बारे में ज्यादा डिटेल में हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हम रेट का मतलब आप ये मान के चलो कि ये स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, कि स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमारे पास कितने तरीके की रिएक्शन होती है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसमें है भैया फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शंस क्या होती है भैया जी? ऐसे रिएक्शंस जो बहुत ही कम टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाती है, पलक झपकते क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शंस बोलेंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट्स इन अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, ठीक है। और भैया ये टाइम पीरियड जो कितना होता है, तो आप ये मान के चलो ये टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। आप ये मान के चलो कि भैया माइक्रो टू मिली सेकेंड या इससे भी कम, ठीक है। माइक्रो टू मिली सेकेंड या फिर इससे भी कम टाइम में ये रिएक्शंस क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है ना। किस तरीके की रिएक्शंस? जैसे एग्जांपल के लिए आप ये मान के चलो एक्सप्लोजिव रिएक्शंस। एक्सप्लोजिव रिएक्शंस कि जिन रिएक्शन में एक्सप्लोजन होता है वो रिएक्शन जो वो इसी कैटेगरी की होती है। एक्सप्लोजन क्या होता है? जब बहुत सारी एनर्जी एक साथ अनकंट्रोल्ड मैनर में बाहर निकलती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन जिसमें भी एक्सप्लोजन होता है ना, वो सारी रिएक्शन जो क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है। तो सारी रिएक्शन इसी कैटेगरी में आती है। आप ये मान के चलो जैसे आयनिक रिएक्शंस, है ना, आयनिक रिएक्शंस, या फिर मैं ये बोलूं रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कि जो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन है वो बिल्कुल जो है वो बहुत ही तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि भैया आयनिक कंपाउंड में कोई रियल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि आयनिक कंपाउंड में कोई रियल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। आयनिक एक तरीके का अट्रैक्शन होता है जो कि नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो आयनिक रिएक्शंस जो भी होती है ना आयनिक कंपाउंड की, वो सारी की सारी रिएक्शंस कैसी होती है? बहुत ही तेजी से होती है, ठीक। इस तरीके की रिएक्शंस की स्टडी हम जनरली नहीं करते क्योंकि इतनी तेजी से होती है, हम नॉर्मली इनकी बात नहीं करते हैं। फिर दूसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है भैया जी स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस, ठीक है। क्या सीधी सी बात, स्लो रिएक्शन बहुत ही धीरे होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिएक्शन which completes in a few months to a few years, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना कुछ महीने लगा सकती है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, तो कभी कभी तो बहुत लंबा टाइम सदियां निकल जाती है, फिर भी जो है कंप्लीट नहीं होती है। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग
ऑफ आयरन। भैया आयरन की जो रस्टिंग है 1-2 दिन का काम नहीं, बहुत लंबा टाइम लगता है आयरन को रस्ट पकड़ने में, ठीक है ना। आप जो किसी लोहे के टुकड़े को लेके पकड़ के बैठ जाओ कि अब रस्ट लगा, अब रस्ट लगा, बूढ़े हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कब रस्ट लगेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम लगता है कंप्लीटली उनको जो क्या होने में, डीके होने में, कंप्लीटली खत्म होने में। तो ये रिएक्शन स्लो रिएक्शंस होती है। तीसरी जो रिएक्शंस है ना, ये अपने पास है मॉडरेट रेट रिएक्शंस, ठीक है। तो भैया ये जो मॉडरेट रेट रिएक्शन होती है ना, ये एक ठीक ठाक टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाती है, ना तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ना बहुत ही कम टाइम लगता है। यानी कि these reactions completes in a few minutes to a few hours, ठीक है। तो कुछ मिनट से कुछ आवर्स के टाइम पीरियड में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है ये रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ये मानो रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना, कि भैया देखो कोवेलेंट कंपाउंड की जो भी रिएक्शंस होती है ना, इनमें क्या होता है, कुछ बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होने में और बॉन्ड बनने में कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। ये कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ घंटों में भी कंप्लीट हो सकती है, तो बहुत ही कम टाइम लगता है, वो मतलब ठीक ठाक, इतना ज्यादा भी नहीं लगता, इतना कम भी नहीं लगता। तो इनकी स्टडी हम जनरली करते हैं किसी भी रिएक्शन में या किसी भी चैप्टर में, हम जनरली इन्हीं तरह की जो रिएक्शंस होती है जो ठीक ठाक, ना तो बहुत ही ज्यादा टाइम में कंप्लीट होती है, ना बहुत ही धीरे कंप्लीट होती है ना, इन रिएक्शंस की स्टडी हम नॉर्मली करते हैं। तो ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ रेट। बाकी भैया रेट के बारे में हम और ज्यादा जो है वो कहां पर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम जो और ज्यादा रेट की बात नहीं करेंगे। 3 तरीके की रिएक्शन होगी, चलो भैया रेट के बेसिस पर। फिर देखो जी, दूसरा जो हमारे पास आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिएगा, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन। देखो, on the basis of enthalpy और heat of reaction, ठीक है भैया। देखो एंथैल्पी लिखना ज्यादा ठीक है कि हीट लिखना ज्यादा ठीक है, ये तो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आप ये मान के चलो दोनों एक ही चीजें हैं, एंथैल्पी और हीट, ठीक है। देखो क्या होता है, 2 तरीके की रिएक्शंस होती है। एक तो होती है जिनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो भैया देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम से पता है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि यहां पर बेसिकली क्या होगा, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, है ना। तो मैं लिख देता हूं हीट विल रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट बेसिकली क्या होगी, रिलीज होगी। और हीट अगर रिलीज होगी तो यहां पर देखो कि भाई इनको ही हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। आप ये बताओ मुझे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है कि A+B इज कन्वर्टिंग इनटू C। मुझे बताओ क्या इस रिएक्शन को केवल देख के आप बता सकते हो क्या कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो भैया आप जो केवल देख के बता सकते हो? भैया बिल्कुल बता सकते हैं, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बिना डेल्टा H के भी हम रिएक्शन को पहचान सकते हैं। जनरली जो है वो देखो क्या होता है ना कि ऐसी रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जनरली ऐसी रिएक्शन में, जनरली वर्ड कहां पे ले रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। क्यों होती है ये तो अभी हम बात करेंगे। तो भैया वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहचानने का तरीका ये होता है जैसे A+B इज कन्वर्टिंग इनटू C। मान लो यहां पर आपको डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा H क्या होता है? ये होती है भैया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा H इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। डेल्टा H की वैल्यू आपको ये बताती है कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज हुई है या इस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो डेल्टा H की वैल्यू जैसे -x किलोजूल आपको दे रखी है। तो भैया देखो माइनस का मतलब यहां पर यही होता है, डेल्टा H अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब यह है कि इतनी हीट रिएक्शन के दौरान क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर है बात? और अगर डेल्टा H कहीं पर पॉजिटिव आता है तो इतनी हीट रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो डेल्टा H हो गया कैसा, नेगेटिव। जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी
इसके लिए ध्यान में रखना है डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे, उनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहां माइनस एक्स किलो जूल का मतलब क्या हो गया कि भैया माइनस एक्स किलो जूल के इक्वल हीट यहां पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इसी चीज को मुझे ये बताओ कि अगर जो x किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, यानी रिएक्शन में हीट बन रही है, और हीट बन रही है, तो आप ये देखो कि हीट इज ए प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। हीट जो रिएक्शन का क्या है, एक प्रोडक्ट है। रिएक्शन के दौरान रिएक्शन जब चली तो हीट बनी, तो हीट बेसिकली जो रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है। तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया a प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू c प्लस x किलो जूल। ध्यान देखो कि भैया मैंने प्लस x किलो जूल लिखा है। अगर भैया जी यहां पर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना, a प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू c और ये साथ में प्लस x, यानी यहां कोमा लगा दिया तो भैया खेला हो जाएगा कि यहां पर जो है वो बेसिकली कोमा लगाते ही अब इसका मतलब चेंज हो गया है। इसका मतलब हो गया ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो गई है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई है। तो ध्यान रखना, इसको डायरेक्टली बिना कोमा लगाए आप प्लस एक्स किलो जूल लिख सकते हो प्रोडक्ट के साथ। क्लियर है बात? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि हीट इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है, इसलिए मैं अगर x को इधर लेके आऊं तो आई कैन राइट a प्लस बी माइनस एक्स किलो जूल इज कन्वर्टिंग इनटू c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो भैया ये है किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के तरीके। और मैं ये बोलूंगा जनरली रिएक्शंस in which two or more than two molecules are combined to form single molecules. The single molecule will be एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो भैया ये जो है वो रिएक्शन जनरली कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। मैंने जनरली जोड़ा है, ध्यान रखना ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी इस तरीके की रिएक्शन है। अब ये कहो कि N2 प्लस 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। इस रिएक्शन का डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2HCl। इस रिएक्शन का डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, ध्यान रखना डेल्टा H नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये रेयरली आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करके या देख के बाद में बताना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। और इसको हम ली शेटेलियर प्रिंसिपल में खूब काम में लेंगे। ठीक है भैया जी, इसका एक्सेप्शन भी है। और ध्यान रखना हर एक्सेप्शन का जो एक रीजन होता है, बिना रीजन के कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो आप ये मानो कि हमारे पास रिएक्शन ऑफ N2 एंड O2, रिएक्शन ऑफ N2 एंड O2, N2 और O2 की रिएक्शन जब होती है ना, तो जैसे मान लो कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना, N2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू N2, ये कोई रिएक्शन है अपने पास। अब इस रिएक्शन में ये रिएक्शन देखो, दो मॉलिक्यूल एक सिंगल में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। लेकिन भैया इस रिएक्शन का डेल्टा H होता कैसा है, पॉजिटिव होता है। देखना जरा कैसे, क्यों हुआ पॉजिटिव, आप इसको समझना कि जैसे भैया ये रिएक्शन है, ठीक है ना, N2 प्लस H2, N2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। कोई भी रिएक्शन होती है तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। अब यहां पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां रिएक्शन करवाने के लिए पहले ये बॉन्ड तो ब्रेक करने पड़ेंगे, और फिर जो दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरीके से अट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। भैया एक चीज मैं बता देता हूं, दुनिया में जब जब रिपल्शन होता है ना, रिपल्शन, दो चीजें दूर होती है, अलग होती है, तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। और दुनिया में जब जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, ध्यान रखिएगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पहले तो बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पहले आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो भैया जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, तो मान लो आपने जो 10 किलो जूल हीट जो है वो सप्लाई कर दी, इतनी हीट दे दी, ठीक है, और जब बॉन्ड वापस से बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, तो हीट वापस से, एनर्जी वापस से क्या होगी, रिलीज होगी। तो अब दोनों में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो रिलीज हुई मान लो 50 किलो जूल, रिलीज एनर्जी है 50 और एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी है, 10। तो मुझे बता दो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी।
तो मैं यहां पर बोलूंगा ओवरऑल एनर्जी जो है क्या होगी, रिलीज होगी। आप देखो क्या 40 किलो जूल एनर्जी जो रिलीज हो रही है। ओवरऑल देखा जाता है कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हुई कि एब्जॉर्ब हुई। तो रिएक्शन में कंप्लीटली आप देख रहे हो फाइनली एनर्जी रिलीज हुई है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो ठीक ऐसे यहां पर देखना क्या होगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होता यह है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक ठाक होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कभी नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर मेरे भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन कर ली तो भाई अपना तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में ये 78% है, ये 21% है, तो अपना तो खेला खत्म। ठीक है, तो भैया जी इस केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कभी नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती। आपको अगर रिएक्शन करवाना तो पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब आप एनर्जी दोगे, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज भी होगी। लेकिन रिएक्शन करवाने के लिए आपने इतनी ज्यादा एनर्जी यहां पर दे दी है, इतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी है कि रिलीज एनर्जी इज लेस देन एब्सॉर्ब एनर्जी, then in this case that reaction will be endothermic, delta H will be positive। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो भैया ये है अपने पास कंसेप्ट कि जनरली ऐसे रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ये रिएक्शंस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन कुछ एक जो है वो यहाँ पर अलग भी है, इसके एक्सेप्शन भी है ना। तो ये तो है पहले रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिएगा जरा, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो बी इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। ठीक है, भैया जी नाम से पता चल रहा है या फिर आपको पता ही है कि हीट जो है या एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। यहां लिख देता हूं एनर्जी विल एब्सॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान जो है वो हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। और यहां पर जो है वो हम ये बोलते हैं कि देखना जरा कि इस कैटेगरी की जो रिएक्शन है ना, x इज कन्वर्टिंग इनटू y प्लस z। ठीक है, डेल्टा H यहां पर आएगा, मान लो आपको दे दिया प्लस x किलो जूल। तो पहली बात तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो अभी आपको डेल्टा H का एग्जैक्ट मतलब पता नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो केवल इतना मानना है कि डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है यानी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है यानी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बस इतना ही समझता है। ठीक है, अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, मुझे बताओ कि ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, यानी कि x के साथ आप हीट लोगे, x को हीट दोगे, यानी एज ए रिएक्टेंट आप दो चीजें ले रहे हो, x ले रहे हो और साथ में क्या ले रहे हो, हीट ले रहे हो, तब जाके रिएक्शन हुई ना। तो इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के साथ आपको प्लस x किलो जूल हीट लेनी पड़ेगी, इज कन्वर्टिंग इनटू y प्लस z। x के साथ x किलो जूल हीट लेनी पड़ेगी, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x को इधर लेके चले जाओ, x इज कन्वर्टिंग इनटू y प्लस z, और देखो जैसे इधर जाएगा तो माइनस x किलो जूल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे भाई y प्लस z और कोमा लगा के माइनस x किलो जूल लिख दिया, तो अब खेला हो जाएगा कि भैया कोमा लगाते ही माइनस x जो है ये अब एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना, ऐसे लिख सकते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन को ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब अलग है। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी आता है, सबसे कॉमनली जो है ये वाला काम में लेते हैं। फिर देखो जरा कि यहां पर वही बात कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा काम है कि मैं ये बोलूंगा, देखो कि अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी। कैसे ब्रेक करने के लिए आपको हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा जनरली रिएक्शंस in which a single molecule converts into two or more than two molecules will be endothermic। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात।
जैसे इस कैटेगरी की रिएक्शन X इज कन्वर्टिंग इनटू Y प्लस Z, यहां आप देखोगे ज्यादातर केस में डेल्टा H इसका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, डेल H विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से कि भाई जैसे एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बचपन से आप पढ़ते आए हो, इसके साथ आप फैमिलियर भी हो, मुझे बताओ कि जैसे ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे बताओ हीट देनी पड़ती है या यहाँ हीट रिलीज होती है? तो सबको पता है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, हीट करना है। जब आप हीट करोगे तो ही रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट होगी, तो ही रिएक्शन प्रोसेस होगी। तो यहां देखो जरा इसका, क्योंकि आप हीट दे रहे हो तो डेल्टा H कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एक सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल में, यहां डेल्टा H आता है कैसा, पॉजिटिव। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर देखिएगा जरा, यहां पर भी उसका उल्टा एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है वही, है ना, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, या उसी रिएक्शन का उल्टा अपोजिट, N2O इज कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस O2। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ना, यहां पर हम बोलेंगे इसका डेल्टा H कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ध्यान रखना, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ जो एंडो है तो पीछे जो क्या होगी, एक्सो होगी। अगर आगे की तरफ एक्सो है तो पीछे क्या होगी, एंडो होगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया भैया एक तरीके से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आई होप ये दोनों पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। याद रखना भैया, इनको हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल में खूब काम में लेंगे। ठीक है, फिर देखना आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी जो रिएक्शन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, देखो थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसको मैं बता देता हूं। हाँ जी, देखो थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि भाई रिएक्शन की डायरेक्शन के बेसिस पर कि हमारी रिएक्शन किस तरफ जा रही है ना। तो दो तरीके की रिएक्शंस होती है। पहली यहां पर आती है जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, ये हमें पता है केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है, और केवल कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मैं बोल दूंगा दीज रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स, ठीक है, इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन जो है केवल और केवल हमेशा जो किधर जाएगी भैया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कभी बैकवर्ड नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ऐसी रिएक्शन हमेशा कंप्लीशन की तरफ जाती है, यानी कि कभी ना कभी कंप्लीट जरूर होगी। तो दीज रिएक्शन ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, दीज रिएक्शंस विल ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो हमेशा कंप्लीशन की तरफ जाती है, यानी कि कभी ना कभी जरूर ये रिएक्शन जो है क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, अब देखो कि कुछ रिएक्शंस जो है वो ऐसी होती है जिनकी नेचर हमेशा इरिवर्सिबल टाइप की होती है। आप चाहकर भी उनको जो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आप ये मान के चलो कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का जो कम्बशन होता है, ठीक है, ये बेसिकली हमेशा कैसा होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। किसी हाइड्रोकार्बन को जला के आपने एक बार CO2 और वाटर बना दिया, तो आप वापस से जो है ना CO2 और वाटर को जो है वो पीछे बैकवर्ड नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन का कम्बशन जो है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। भैया जी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन होती है ये भी हमेशा कैसी होती है, ये भी जो है वो रिवर्सिबल होती है, बैकवर्ड न के बराबर बैकवर्ड आती है ना। आगे चल के पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, के इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट जो कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन जो है वो उसमें प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए भैया NaOH HCl रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl और वाटर बनेगा।
है ना। अब NaCl को पानी में मिला के वापस हम NaOH और HCl नहीं बना सकते कि भैया हम रोज NaCl को पानी में मिलाते हैं, रोज हम खाना बनाने के लिए NaCl काम में लेते हैं, पानी में मिलाएंगे, पानी में मिलाओगे तो अगर वो HCl NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा तो भैया अब तक तो अपना मामला सड़ चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि NaCl को पानी मिलाते हैं तो वो आयनाइज होता है, न कि रिएक्शन बैकवर्ड आके HCl NaOH बनता है। क्लियर है बात। तो ये रिएक्शन है। इसके अलावा जनरली ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, वो भी इसी कैटेगरी की होती है। ठीक है, तो भैया ये है अपने पास रिवर्सिबल। दूसरी जो रिएक्शन है ना वो है जी रिवर्सिबल। ठीक है, रिएक्शन। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। तो मैं लिख देता हूं, these reactions will proceeds in forward as well as backward direction। तो भैया ये जो है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में एक साथ प्रोसीड होगी, कि आगे भी जाएगी पीछे भी आएगी। तो भैया ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी, है ना, will never goes for completion। These reaction will never goes for completion। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीशन की तरफ, ठीक है, कंप्लीशन में नहीं जाएगी। ठीक है, कभी कंप्लीट नहीं होगी। कि जैसे मान लो कंप्लीट होने का मतलब ये है कि मान लो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, है ना, तो कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ए पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया, यानी ए बचा ही नहीं। लेकिन इनमें होगा क्या, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, सेम टू सेम बी वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, ए में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी ये कैसी है, रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये है भैया। और ध्यान रखना कि जो इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम हमेशा इसी तरीके के रिएक्शंस में एस्टैब्लिश्ड होता है। इक्विलिब्रियम कभी भी इन रिएक्शंस में एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा। इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ये फैक्टर, ये पॉइंट जो है ना हम बाद में आगे देख भी लेंगे। अब देखना, एक पॉइंट है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस पॉइंट का। देखना कि भैया जो गैसियस रिएक्शन होती है, ठीक है, जिनमें कम से कम कोई एक कंपोनेंट क्या हो, गैस हो। ठीक है, तो गैसियस रिएक्शन जो होती है, मैं लिख देता हूं, गैसियस रिएक्शन will be always irreversible in open container and reversible in closed container। ठीक है, जो गैसियस रिएक्शन होती है ना, ये हमेशा ओपन कंटेनर में तो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। क्लोज कंटेनर में कैसी होती है, रिवर्सिबल। देखो कैसे, कि जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, और ये ओपन है, ठीक है, ओपन कंटेनर, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन कर रहे हैं। ये सॉलिड होता है, CaO ये भी सॉलिड होता है, और CO2 ये होता है गैस। ठीक है, और इसको हम हीट कर रहे हैं, ये लो बर्नर लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट। ठीक है, अब भैया जी कंटेनर अगर ओपन है ना, तो ये CO2 क्या हो जाएगी, ये जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी तो वापस से रिएक्शन करने के लिए CO2 बनेगी नहीं, मिलेगी नहीं। तो रिएक्शन जो केवल किधर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। CO2 वापस रिएक्शन करके बैकवर्ड नहीं आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही क्लोज कंटेनर है मेरे भाई, कि ये क्लोज कंटेनर है, ये आप यहां से हीट सप्लाई कर रहे हो, ये हो गया क्लोज कंटेनर। ठीक है, और हीट सप्लाई कर रहे हो, और ये लो ढकनी लगा दी मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज सॉलिड, CaO सॉलिड, CO2, और ये जो है वो अपने पास है क्या, गैस। तो अब देखो कि ये CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी नहीं, और एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगी तो वापस से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड आ जाएगी। अब सवाल ये है कि सर चलो ठीक है, मान लिया कि क्लोज कंटेनर में तो रिवर्सिबल हो गई, ओपन कंटेनर में इरिवर्सिबल होगी। सर हमें ये बताओ कि CO2 तो एटमॉस्फेयर में भी है, क्या एटमॉस्फेयर में भी CO2 है, तो वो एटमॉस्फेयर की CO2 वापस से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर लेती, वापस से पीछे ये रिएक्शन क्यों नहीं चली जाती?
भैया बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेयर में CO2 है, लेकिन भैया उस CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम है। उसका पार्शियल प्रेशर इतना कम है कि वो पार्शियल प्रेशर वापस से रिएक्शन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, जबकि यहां पर क्लोज कंटेनर है, CO2 का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और CO2 का प्रेशर ज्यादा है तो ये सफिशिएंट है कि इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ जाए, है ना। तो एटमॉस्फेयर के CO2 इसीलिए रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि पार्शियल प्रेशर CO2 का एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो कोई भी गैसियस रिएक्शन ध्यान में रखिएगा कि ओपन कंटेनर में तो कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी, और क्लोज कंटेनर में कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। क्लियर है, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और पॉइंट यहां पर मुझे याद आ रहा है, देखो जरा कि भाई इफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक in forward direction, then it will be endothermic in backward direction and vice versa। ठीक है, vice versa कि भैया ऐसा है कि अगर कोई रिएक्शन, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे की तरफ अगर एक्सोथर्मिक है तो पीछे की तरफ एंडोथर्मिक होगी, आगे की तरफ एंडोथर्मिक है तो पीछे एक्सोथर्मिक होगी। जैसे इसी रिएक्शन को देख लेते हैं भैया, रिएक्शन आगे जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 में कन्वर्ट होगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है ना, डेल्टा H ये तो आएगा कैसा, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि भैया एक मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक होगा तो डेल्टा H पॉजिटिव। लेकिन अगर रिएक्शन पीछे आ गई तो यहाँ डेल्टा H कैसा रहेगा, यहाँ डेल्टा H रहेगा नेगेटिव। ठीक है ना, कि आगे की तरफ एंडो है तो पीछे की तरफ एक्सो, उल्टा भी है, आगे की तरफ अगर कोई रिएक्शन एक्सो होगी तो पीछे की तरफ एंडो हो जाएगी। क्लियर है बात। तो ये सारी चीजें हो गई भैया रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट है, 3 तरीके की हमारे पास रिएक्शन हो गई। अब जो अगली चीज है ना वो है भैया एक्टिव मास। देखना, तो भैया नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास ये है एक्टिव मास। बहुत ही जरूरी टॉपिक है एक्टिव मास। देखो जी क्या होता है बेसिकली, अच्छा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, एक्टिव मास जो भी होता है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये समझना कि मास विच इज एक्टिव फॉर रिएक्शन, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया रिएक्टेंट का वो मास जो कि रिएक्शन करने के लिए एक्टिव है। या फिर आप ये कहो कि देखो हम कभी भी कोई भी कैलकुलेशन जो है ना वो कभी भी मास से नहीं करते हैं, हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल से, है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास जो वो हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम इज नोन एज एक्टिव मास। तो आपको किसी का भी अगर एक्टिव मास डिफाइन करना है तो हम जनरली एक्टिव मास को मोल पर लीटर में ही डिफाइन करते हैं। गैसेस के केस में इनका जो एक्टिव मास है ना वो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। अब देखना जरा, पहले तो मैं लिख देता हूं, जनरली एक्टिव मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम इज नॉन एज एक्टिव मास। ठीक है, तो भैया एक्टिव मास और कुछ नहीं होता कि उस सब्सटेंस, क्योंकि मास से हम कोई भी कैलकुलेशन करते नहीं है, हम हमेशा जो भी कैलकुलेशन करते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम मोल से करते हैं, या अगर आयनिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस है उनमें हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो किससे करते हैं, वो इक्विवेलेंट कांसेप्ट से करते हैं। तो यहां पर एक्टिव मास, आपको सर ये तो मास था, बिल्कुल भैया नाम तो मास ही है, लेकिन कैलकुलेशन हमें किससे करनी होती है, मोल से करनी होती है। तो एक मोल में जितने भी, या फिर एक मोल जितने लीटर में डिसॉल्व होता है, या 1 लीटर में जितने मोल होते हैं ना, कि 1 लीटर में जितने भी मोल है सब्सटेंस के, वो ही क्या है, एक्टिव मास है। देखो जरा कि हम क्या करते हैं, एक्टिव मास को मैंने कहा ना अभी गैसेस के केस में पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहां पर ये लिखूंगा कि फॉर एक्वस फेज
for aqueous phase, active mass can be represented in form of molarity। ठीक है कि भाई एक्वस फेज में हम क्या करेंगे, एक्टिव मास को मोलरिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई चीज एक्टिव मतलब एक्वस फेज में है तो एक्टिव मास हम ऐसे लिखेंगे, एक्टिव मास इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा एक्वस फेज में। इसको हम आगे काम में लेंगे। ठीक है, और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी हो जाएगी भैया जी मोल पर लीटर। ठीक है, ये तो ही एक बात। फिर भैया अगला है इन केस ऑफ गैसेस एक्टिव मास कैन बी represented in form of molarity as well as partial pressure। ठीक है कि भैया गैसों के केस में हम गैस के लिए मोलरिटी से तो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर गैस का पार्शियल प्रेशर गिवन है ना, तो आप गैस के पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोलरिटी के फॉर्म में तो करते हैं, इसके अलावा जो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी हम एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको काम में लेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी। फिर है भैया जी इन केस ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, ये लाइन बहुत जरूरी है। ठीक है, और भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स एक्टिव मास will be always taken equal to 1। ठीक है कि भैया अगर सॉलिड आ जाए या आप ये मान के चलो कि प्योर लिक्विड आ जाए, सॉलिड या प्योर लिक्विड, तो इस केस में जो एक्टिव मास है इसको हमेशा हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन समझना कि बिकॉज एक्टिव मास of solid and pure liquids is depends on ठीक है density, and density of solid or liquid remains constant या always remains constant। ठीक है, देखो जरा होता यह है कि भैया जी इनकी ये ध्यान रखना, ये AR वाले स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास हम 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि भैया ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। आप समझता कि अभी मैंने कहा कि एक्टिव मास होता क्या है, तो एक्टिव मास हमारे पास होता है भैया गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अब एक्टिव मास हमारे पास क्योंकि ये है, तो आप समझो कि ये क्या है, ये गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यहां पर मैं बोलूंगा ये आ गया डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब कोई भी सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी जो है वो हम क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट रहती है ना, कि हम जब भी स्टडी करते हैं तो स्टडी हमेशा हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ये है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप इसका इतना सा टुकड़ा ले लो, चाहे इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, चाहे इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, डेंसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो होता यह है कि भैया देखो डेंसिटी भी कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट, तो एक्टिव मास बेसिकली कितना हो गया, एक्टिव मास इस केस में जो है वो हम बोलते हैं कि कांस्टेंट हो गया। और यहां इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि सर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल हो जाएगा तब जाके एक्टिव मास 1 आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसको 1 क्यों लेते हैं। अभी के लिए ध्यान में रखो कि सॉलिड और प्योर लिक्विड, ध्यान रखना लिक्विड शुड बी प्योर,
कि सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास आपको कितना लेना है, 1 लेना है। प्योर लिक्विड का मतलब जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में केवल प्योर वाटर है, केवल वाटर है, तो एक्टिव मास विल बी 1। ठीक है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हमारे पास जो है प्योर एथेनॉल है, तो जो है वो कितना, एक्टिव मास 1। ठीक है, एक कंटेनर में हमारे पास प्योर एसिटिक एसिड है, तो एक्टिव मास कितना, 1। तो अगर कोई लिक्विड प्योर स्टेट में है तो एक्टिव मास कितना होगा, 1 होगा। अगर मान लो कोई लिक्विड किसी रिएक्शन मिक्सचर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक्टिव मास 1 नहीं होगा। ध्यान रखना कि अगर कहीं पर रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन अगर होती है तो एक्टिव मास हम कभी भी 1 नहीं लेते हैं। रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी दो चीजें, जैसे मैं ये कहता हूं कि A+B, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, दोनों रिएक्शन करके C लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो भाई अब A और B को रिएक्ट करवाने के लिए आपको जो है ना, ये A है एक कंटेनर में, ये एक B है, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, तब जाके C बनेगा ना मेरे भाई। और अगर दोनों को मिला दिया तो मुझे बताओ कोई भी प्योर स्टेट में रहा क्या, नहीं रहा। तो इस केस में हम अब इनका एक्टिव मास 1 नहीं लेंगे। क्लियर है बात। अब देखिएगा जरा, एक और पॉइंट है यहां पर जो कि आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिव मास, ये यहां लिख देता हूं, है ना, ये तो रह जाएगा क्या, कांस्टेंट। ठीक है, यहां लिख देता हूं एक्टिव मास ऑफ एनी reagent which is used in excess will be always taken as 1। ठीक है, या यूनिटी। भैया जी जो भी अपने पास कोई ऐसा रिएजेंट है रिएक्शन में, कोई आपने ऐसा रिएजेंट ले रखा है जो कि बेसिकली जो एक्सेस में उसका बहुत ज्यादा अमाउंट आपने ले रखा है, तो अगर एक्सेस में कोई भी रिएजेंट है तो उस केस में हम उसका एक्टिव मास भी कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ये दोनों पॉइंट जो है ना, अभी मैं आपको इक्विलिब्रियम बताऊंगा तब ये चीज समझाऊंगा कि बेसिकली जो है ये एक कैसे आया और ये भी एक कैसे आया। बाकी एक्टिव मास में आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, एक्टिव मास होता है मोल पर लीटर। जैसे एक इसको समझने के लिए एक जनरल सा छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, देखिएगा जरा कि एक्टिव मास और कुछ नहीं है, मोल पर लीटर ही एक्टिव मास होता है। देखो जैसे मैंने आपको ये कहा कि भैया 1.28 ग्राम HI is present in 10 लीटर, है ना, ये गैस है, is present in 10 लीटर कंटेनर। calculate the active mass ऑफ HI। तो आपको क्या करना है, HI का एक्टिव मास कैलकुलेट करना है। बहुत ही सीधा सा काम। देखो जी कि मैंने कहा कि जिसका एक्टिव मास निकालना है उसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक्टिव मास इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गैसेस हमेशा पूरे कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो हमारे पास ये तो आ जाएगा 1.28, मोलर मास ऑफ HI इज 128 इनटू कितना है 10, तो एक्टिव मास विल बी 10⁻³ मोल पर लीटर। दिस इज आंसर। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको एक्टिव मास कैलकुलेट करने के लिए बोले तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वहां पर आपको केवल एक ही काम करना है और वो क्या है कि मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन बतानी है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भैया देखो जरा, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। एक्टिव मास कंप्लीट है। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने देख लिया, रेट के बेसिस पर, है ना, डायरेक्शन के बेसिस पर, फिर एनर्जी के बेसिस पर या एंथैल्पी के बेसिस पर। फिर इसके बाद में हमने जो एक्टिव मास को समझा, कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, कौन सी इरिवर्सिबल होगी, ये भी हमने देखा। अब देखो कि अब हम चलते हैं अपने इक्विलिब्रियम की तरफ कि भाई इक्विलिब्रियम नाम चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम होता क्या है ये समझिएगा। तो टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। देखो कि भैया इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, तो आप समझना कि भैया जो इक्विलिब्रियम टर्म है ना, इसका मतलब एक तरीके से होता है बैलेंसिंग, कि हमें जो दो चीजों की क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि बैलेंसिंग का, कि आप ये मानो कि जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, मैं अगर जो है वो इसको इस तरफ अगर फोर्स लगाता हूं तो ये इधर जाएगा,
अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूं तो ये इधर जाएगा, और अगर मैं दोनों तरफ फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम कर दूं, इक्वल कर दूं, तो मुझे बताओ अब ये कहां जाएगा? कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये बैलेंस हो चुका है, ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। ठीक है, तो एक चीज तो ध्यान में रखो कि इक्विलिब्रियम पर नेट फोर्स विल बी जीरो। क्या इक्विलिब्रियम पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो भैया इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, कि दोनों तरफ के फोर्स बैलेंस हुए तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। फिर आप ये समझना कि जैसे अपने जो तराजू होता है ना, तराजू, यू नो, क्या जिसको हम मारवाड़ी में तागड़ी बोलते हैं, तागड़ी, यू नो, तागड़ी। ठीक है, तो जो है तागड़ी जो होती है बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वेट रखते हैं, है ना। तो इधर जो है मान लो जैसे टमाटर तोल रहे हो, टमाटर नहीं, टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं, टमाटर नहीं तोलेंगे, आलू तोलेंगे, आलू। ठीक है, इधर एक तरफ आलू रख दिया, इधर एक तरफ वेट रख दिया आपने, इसको जो उठा लिया, जो अंधा कानून वाला तराजू है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसको उठा लिया। अब भाई जिस तरफ वेट ज्यादा है उधर जो पलड़ा क्या रहेगा? नीचे रहेगा, और हम धीरे धीरे दूसरी तरफ वेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ जो इस तरीके से क्या होगा? बैलेंसिंग होगी। और जैसे ही दोनों तरफ वेट इक्वल होगा तो हम बोलेंगे इधर mg लग रहा है, इधर भी mg, दोनों तरफ फोर्स क्या हो गया? इक्वल हो गया, नेट फोर्स विल बी जीरो। तो ये हो गई बैलेंसिंग, यानी कि ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। ठीक है, फिर आप एक और समझो एग्जांपल से, जैसे हमारे पास मान लो एक बाल्टी है पानी की, है? अब इसमें जो मैं इधर से पानी डाल रहा हूं और यहां पर मैंने एक छेद कर दिया कि भैया जितना पानी आया उतना ही पानी अगर चला गया, तो मुझे बताओ क्या कभी बाल्टी में पानी का लेवल चेंज होगा? क्या नहीं होगा ना, जितना आया उतना ही गया, तो वाटर लेवल विल रिमेन्स कांस्टेंट, तो पानी का लेवल कभी चेंज नहीं होगा। तो यानी कि हम बोलेंगे ये सिस्टम किस पर है? इक्विलिब्रियम पर है। तो अलग अलग तरीके से हम इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं, लेकिन भैया सबसे मेन चीज, ये तो जनरली डेली लाइफ की बात है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग। ठीक है, अब भाई सबसे मेन चीज ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम जरूर किसी केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग की बात करेंगे, जरूर हम किसी केमिकल रिएक्शन में जो है वो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो आप समझना कि केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आता है। बहुत ही सीधा सा काम है कि आप समझना कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, A + B इज कन्वर्टिंग इनटू C। ठीक है, अब रिएक्शन जो है ना, वो पहली बात तो रिवर्सिबल होनी चाहिए। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। तो ये रिएक्शन जो है वो अपनी कैसी होनी चाहिए भैया जी? रिवर्सिबल होनी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो आप समझो कि मुझे बताओ कि एट t = 0 का मतलब क्या है? कि मैंने जस्ट A और B लिया ही है, कि ये कंटेनर में जो है वो मैंने A लिया, मैंने B लिया। मुझे बताओ जस्ट A और B लोगे, t = 0, क्या लेते ही रिएक्शन हो जाएगी? क्या ना, लेते ही कभी रिएक्शन नहीं होती है। आपको कुछ तो टाइम लगेगा भाई, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन भैया t = 0 पर हम बोलेंगे कि कंटेनर में केवल और केवल कौन रहेगा? A और B ही कंटेनर में प्रेजेंट रहेगा। C का अमाउंट कितना रहेगा? 0, क्योंकि जस्ट आपने A और B मिलाया है, मिलाते ही तो रिएक्शन होगी नहीं। अब भैया धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो मुझे बताओ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो A और B का अमाउंट तो क्या होगा? कम होगा। दूसरी तरफ C का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम रिएक्शन के साथ चलेंगे, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट का अमाउंट तो डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब भैया देखो जरा कि मुझे बताओ कि इनिशियली केवल A और B था, तो इनिशियली कौन सी रिएक्शन होगी? केवल फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन तो होगी नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि इनिशियली केवल फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि C तो है ही नहीं। अब जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन हुई, C बना, जैसे जैसे C बना, C का अमाउंट बढ़ा, धीरे धीरे कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो गई? बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गई। क्लियर है बात? तो अब होगा ये कि भैया किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट तो टाइम के साथ साथ कम होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है। अब ये सोचो कि रिएक्टेंट का अमाउंट इनिशियली ज्यादा है, तो मुझे बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है ना RF, ये भी क्या होगी? इनिशियली ज्यादा होगी। और बैकवर्ड रिएक्शन तो होगी नहीं, तो इनिशियली मैं बोलूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये, और बैकवर्ड रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है। बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कितनी है? 0। और धीरे धीरे रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। तो धीरे धीरे ये काम होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी भैया जी? सेम हो जाएगी, दोनों रेट इक्वल हो जाएगी। दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या हम ये बोलते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, किसी केमिकल रिएक्शन में इनिशियली जो हो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट तो ज्यादा होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कम होगी या 0 होगी।
धीरे धीरे जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डिक्रीज होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, और भैया एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब केवल इतना है कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द पॉइंट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसी चीज को जो है वो हमें लिखना है। देखिएगा जरा कि इसको जो है वो हम डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं। तो मैं ये लिखूंगा, इन एनी केमिकल रिएक्शन initially amount of reactants will be more, so rate of forward reaction will be high with time amount of reactant, ठीक है, will decrease and amount of reactant will decrease and amount of product will increase, ठीक है। तो भैया ऐसा होगा कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज विथ टाइम एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल increase with time, ठीक है। फिर मैं ये लिखूंगा, at a particular time rate of forward reaction will becomes equal to rate of backward reaction, and this is known as state of equilibrium, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बस ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि दोनों रिएक्शन की रेट अगर इक्वल हो जाए ना, RF इक्वल टू RB, तो यही क्या है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भैया ये है इक्विलिब्रियम। अब देखो कि इसी को हम आगे बढ़ाते हैं चैप्टर के साथ, आप लगातार बने रहिएगा, तभी चीजें जो सारी क्लियर होगी। देखो जरा कि इक्विलिब्रियम हम बात कर रहे हैं ना, अब यही एक जरूरी चीज है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिएगा क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। आसान सा काम है भाई। देखो किसने दिया था, गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है। इन्होंने मिलकर ये दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है, बहुत ही सीधा सा काम, कि जैसा अभी मैंने आपको कहा था ना कि इनिशियली रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये बेसिकली जो है ना लॉ ऑफ मास एक्शन आपको रिलेशन बताता है, किस किस के बारे में, किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये आपको रिलेशन बताता है जो एक्टिव मास या कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, वो और रेट के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। इन दो के बीच में रिलेशन बताएगा। जैसे आप ये समझना कि ये कहता है कि भैया आप किसी भी रिएक्शन में जितना ज्यादा एक्टिव मास लोगे रिएक्टेंट का, रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। पहले मैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देता हूं कि भैया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
कि द रेट ऑफ एनी रिएक्शन will be directly proportional to the product of concentration या फिर बोल दो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है कि भैया बस इतनी सी बात है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है ना, इसके जितने भी रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मास के या कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे आप ये समझो कि एक रिएक्शन है A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। मुझे बताओ इस रिएक्शन में, अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, ये बेसिकली जो है वो केवल थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली इनवैलिड होता है। प्रैक्टिकली जो है ये सब चीजें हम नहीं बता सकते कि भाई प्रैक्टिकली सही होगा, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि किसी भी रिएक्शन की रेट जो है ना वो प्रैक्टिकल करके ही निकाली जाती है। इसकी ज्यादा बात हम करेंगे कहां पर, केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहां पर समझना कि जैसे कोई रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलबर्ग बागे भाई साहब ये कहते हैं कि रिएक्शन की रेट R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर रिएक्टेंट कौन है हमारे पास, A और B है, तो A और B की कंसंट्रेशन की ये डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। तो R प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अगर मैं यहां से क्या करूंगा भैया, प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहां पर कांस्टेंट काम में लेना पड़ेगा, और कांस्टेंट हम काम में ले रहे हैं क्या, K। तो K कांस्टेंट है और K को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट बोल दो या फिर इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये तो है अपने पास एक तरीके से। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इसको हम बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन। अब भाई ये जो रेट लो एक्सप्रेशन होता है ना, वास्तव में हम किसी भी रिएक्शन के लिए हमेशा केवल प्रैक्टिकल करके ही निकाल सकते हैं। ये जो डायरेक्टली बोल रहा है, थ्योरेटिकली बोल रहा है, लेकिन वास्तव में ये चीज क्या होती है, इनवैलिड होती है। लेकिन भैया हमें तो फिलहाल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करनी है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रेट विल बी इक्वल टू K A इनटू B। ठीक, फिर देखो सर कि जैसे कोई रिएक्शन है कि मान लो रिएक्शन देती 2A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन देती। अब इसके लिए सेम टू सेम एक्सप्रेशन हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सेम एक्सप्रेशन के लिए मैं बोलूंगा, देखो इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। अब इसमें रिएक्टेंट हो गए 3, तो जितने भी रिएक्टेंट है ना, सबकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी रेट। तो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो रेट प्रोपोर्शनल हो गई A की पावर 2 और ये B की पावर कितनी, 1। तो कहने का मतलब डायरेक्टली अगर हम देखें, आपको डायरेक्टली रिलेशन लिखना है तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये कंसंट्रेशन या एक्टिव मास के पावर में लगा दो, तो डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा R इक्वल टू K, और ये आया A की पावर 2 और ये B की पावर कितनी, 1। ठीक है, जैसे आपको ये रिएक्शन है दी 3A प्लस 2B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो यहां पर क्या लिखूंगा, R इक्वल टू K, A की कंसंट्रेशन की पावर 3, B की कंसंट्रेशन की पावर कितनी, 2। क्लियर है बात। तो भैया जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना, वो कहां लगा दो, डायरेक्टली पावर में लगा दो, तो आपको जो रेट का एक्टिव मास के साथ रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब ध्यान से देखना कि हमारे पास कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन है रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो हमें पता है कि 2 तरीके की रिएक्शन होगी। एक तो होगी जी फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होगी भैया जी बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लिए अब आपने। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शंस होती है, एक तो होती है भैया फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हमारे पास होती है बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत ही ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि N1A, मान लो A इज गैस, N2B इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, एंड N3C इज आल्सो इन गैसियस स्टेट। ठीक है, हम आगे चल के अलग अलग कंडीशन लेंगे। तो N1, N2 और N3 आया। अब ध्यान से देखना जरा
कि अगर मैं इसके लिए लिखूंगा, देखो ये तो है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज RF एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज RB। ठीक है, तो भैया जी यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट मुझे बता दो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? तो A और B फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट है, C क्या है? प्रोडक्ट है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? तो C इज द रिएक्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, C जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है। ठीक है, अब देखना कि जनरली अगर मैं बोलूं ओवरऑल जनरल रिएक्शन के लिए कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट, तो पूरी जनरल रिएक्शन के लिए ये हमेशा क्या होंगे? रिएक्टेंट। इस तरफ जो होगा वो रिएक्टेंट और इस तरफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखना, तो ये कोई अपने पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो मैंने कहा रिएक्टेंट कौन है? A और B। बैकवर्ड के लिए कौन है? C। कंप्लीटली ओवरऑल रिएक्शन के लिए A और B रिएक्टेंट हो गए और C क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अब देखना कि मैं ये कहूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन, केवल फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो हम लगाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कहता है कि भैया जी जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो R फॉरवर्ड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। और मैंने अभी कहा था कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहां लगा दो? पावर में लगा दो, तो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर कितनी? n2। यहां से जो प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट काम में आएगा क्या? kF, ये A की पावर n1 और ये B की पावर कितनी? n2, k फॉरवर्ड। ठीक है, यहां पर k जो है kF, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो है वो अपने पास kF है भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। क्लियर है बात? फिर इसके बाद देखो जरा कि बैकवर्ड रिएक्शन, अब वही बात मुझे बता दो, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? C। तो मैं ये बोलूंगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन R बैकवर्ड, ये प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर कितनी? n3, कि जो भी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो लगा दो कहां? पावर में, और यहां से RB इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट काम मिलेंगे क्या? KB, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर कितनी? n3। अब KB देखो जरा कि KB जो है वो अपने पास क्या है, तो KB को हम बोलते हैं दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये है अपने पास बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ, अभी मैंने कहा था स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम। तो भैया जी इक्विलिब्रियम होता क्या है? बताना जरा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो मैंने कहा साहब अभी कि इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये होता है कि व्हेन R फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू R बैकवर्ड, कि भैया जी दोनों रेट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो दोनों रेट अगर इक्वल हो गई तो भैया जी ये तो है R फॉरवर्ड, ये है R बैकवर्ड, वैल्यू रख दो। R फॉरवर्ड इक्वल टू K फॉरवर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी? n1, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर कितनी? n2, इक्वल टू K बैकवर्ड, ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर कितनी? n3। क्लियर है बात? अब यहां पर देखना K फॉरवर्ड कांस्टेंट, K बैकवर्ड भी कांस्टेंट है, ये दोनों एक्टिव मास या कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, तो जितने भी कंसंट्रेशन है उनको एक तरफ कर दो और कांस्टेंट को सबको एक तरफ कर दो, तो ये आएगा K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर n3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर कितनी? n2। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि कांस्टेंट और कांस्टेंट, ये जो है वो एक नया कांस्टेंट आता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, दिस इज Kc। ठीक है, और Kc को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc क्या है भैया जी? Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, है ना, कि कई बार जो है वैसे आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो ये तो हमें याद रह जाता कि Kc हम लिखते कैसे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ये भूल जाते हैं कि Kc वास्तव में एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट भी दो अलग अलग कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल होता है, K फॉरवर्ड डिवाइड बाय K बैकवर्ड के इक्वल होता है। क्लियर है बात? तो ये है भैया, यानी मैं लिख सकता हूं Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर n3, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर कितनी? n2। ये Kc है। और अगर हम बोले इन जनरल तो Kc अपने पास आ जाएगा। मुझे बता दो जनरली पूरी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट कौन है?
सी, और पूरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। तो जनरली हम बोलेंगे कि केसी का जो एक्सप्रेशन होगा ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी कि ऊपर तो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ केसी, है ना। तो भैया ये है सारी चीजें कि केसी का एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो जितने भी प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन, उनका एक्टिव मास और जो भी उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो लगा दो पावर में और रिएक्टेंट नीचे लिख दो। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। ये है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे भैया इसके आगे यहीं से, है ना। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहा है तो वो जो है वो एक बार आप लेक्चर को दोबारा देखें, और जो एक्टिव मास वाला तरीका मैंने बताया था या केसी का एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके की रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मिलते हैं भैया अगली क्लास में। थैंक यू।